हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं की गणित को। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संबंध और फलन, यानी कि संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये संबंध और फलन कहलाते क्या हैं, सबसे पहले हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले सुनो, कक्षा 11वीं के गणित के फर्स्ट चैप्टर का नाम था समुच्चय। तो समुच्चय से बन जाते हैं हमारे संबंध और संबंध से बन जाता है फलन, यानी कि शुरुआत होती है कहाँ से, समुच्चय से। तो सबसे पहले हम आप लोगों को समुच्चय बताते हैं, फिर इसके बाद संबंध के बारे में बताते हैं, तो उसके बाद आगे फलन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो, यानी कि ये संबंध कैसे बनता है, समुच्चय से बनता है। कैसे, समुच्चय से। क्या कहलाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में, क्या कहलाता है समुच्चय। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, कैसे समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। तो सुनो, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय। अब इसके बाद जैसे हम कुछ समुच्चय के एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एक समुच्चय हमारा ये हो गया, जैसे 1 2 3, हमने इसमें 3 अवयव लिख ली। एक समुच्चय और हो गया जैसे A B C और D। तो हमने दो समुच्चय लिख लिए। ये पहला समुच्चय है जिसका नाम A है, जिसमें 1 2 3 हमारे अवयव हैं। दूसरा समुच्चय हमने लिखा B, जिसमें A B और C D ये क्या है, हमारे उसके अवयव हैं। अब इसके बाद समझते हैं हम संबंध को। ये संबंध क्या कहलाता है, तो सुनो ध्यान से। संबंध यानी कि रिलेशन। संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन। समुच्चय सेट कहलाता है। तो सुनो, बहुत ही सरल है संबंध भी। जैसे समुच्चय A का गुणा हम B में करें, यानी कि समुच्चय A और B के कार्तीय गुणन, है ना। A और B का हम क्या करें, कार्तीय गुणा करें। A क्रॉस B जो आएगा, उसके जितने भी उप समुच्चय होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा संबंध कहलाएगा। ठीक है, यानी कि समुच्चय A तथा समुच्चय B, समुच्चय A तथा समुच्चय B के कार्तीय गुणन। कौन सा गुणन, कार्तीय गुणन। जैसे A क्रॉस B, जैसे समुच्चय A और B का हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, क्रॉस गुणा, वो कौन सा कहलाएगा, हमारा कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन से प्राप्त समुच्चय के प्रत्येक उप समुच्चय को क्या कहते हैं, A से B में परिभाषित संबंध R कहते हैं। A से B में परिभाषित संबंध R कहते हैं। संबंध R कहते हैं, यानी कि समझो, कोई कठिन बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। एक समुच्चय हमारा A हो गया, एक समुच्चय B हो गया, दोनों समुच्चय का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा A क्रॉस B आ जाएगा। तो A क्रॉस B आ जाएगा, किरणित युग्म के रूप में होंगे उसके अवयव। तो उस समुच्चय के जितने भी हम उप समुच्चय बनाएंगे, वो प्रत्येक उप समुच्चय हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन, यानी कि संबंध कहलाएगा। वो भी कैसा, A से B में परिभाषित कहलाएगा। कैसे, देखो हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। जैसे समुच्चय हमने A क्या माना था, हमने क्या लिया था, जैसे 1 2 3, ठीक है। और दूसरा समुच्चय हमने क्या लिया था, दूसरे समुच्चय में हमने लिया था ABCD, यानी कि A B C और D। यदि हम इनका कार्तीय गुणा करा दें, यानी कि A क्रॉस B निकाला, तो कैसे करोगे, कक्षा 11वीं के फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा, हम भी फिर से भी बता दे रहे हैं। A क्रॉस B के कार्तीय गुणन कैसे करेंगे, यानी एक के साथ लिखेंगे हम A, एक के साथ B, एक के साथ C, एक के साथ D। कैसे, देखो, जैसे 1
कॉमा ए, एक के साथ एक ए आ गया। अब एक के साथ क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे, ठीक है। एक के साथ क्या लिखेंगे, बी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, एक के साथ सी लिख दिया। तो हमने एक के साथ ए बी सी लिख दिया। इसके बाद एक के साथ क्या आएगा, डी। एक के साथ क्या आ जाएगा, डी। तो एक के साथ चारों अक्षर लिख दिए हमने ए बी सी डी। तो ये कितने अवयव हो गए हमारे, 1 2 3 4 अवयव हो गए। इसी प्रकार दो के साथ भी लिखेंगे हम ए बी सी डी। इसी प्रकार हम 3 के साथ भी लिख देंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो 2 के साथ भी लिखो, 2 के साथ आएगा ए, 2 के साथ ए, फिर इसके बाद 2 के साथ बी, इसके बाद 2 के साथ क्या आ जाएगा, सी। इसके बाद और भी देखो, 2 के साथ क्या आ जाएगा, डी। इसी प्रकार हम 3 के साथ लिख देंगे। तो 3 के साथ क्या आएगा, ए, और 3 के साथ आएगा बी, फिर इसके बाद 3 के साथ आएगा सी, और 3 के साथ आएगा डी। तो आप लोग देखो, ए और बी का हमने क्या कर दिया, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन करना बहुत सरल होता है ना। पहले अवयव के साथ सभी को लिख दो, दूसरे के साथ सभी को, तीसरे के साथ सभी को, ठीक है। तो कितने अवयव होंगे इसमें, तो इसमें 3 अवयव थे, इसमें 4, तो 3 चौकी 12, यानी कि 12 अवयव होंगे ये पूरी, ठीक है। और सुनो, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा करने के बाद जो हमारा समुच्चय आ जाता है, तो इसके अवयव कैसे हैं, कृमित युग्म के रूप में है। कैसे है, कृमित युग्म के रूप में। एक कृमित युग्म ए हो गया, एक कृमित युग्म ए हो गया, ठीक है। तो एक कृमित युग्म कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद सुनो ध्यान से, तो ये क्रॉस बी वाला जो हमारा समुच्चय है, तो इस समुच्चय के हम जितने भी उप समुच्चय बनाएंगे वो सभी संबंध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सभी संबंध। देखो हम इसके उप समुच्चय बना रहे हैं, एक बनाया दे रहे, सभी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कोई संबंध बना रहे हैं, तो कोई भी अवयव लिख लो, इसमें से कोई भी अवयव लिख लो, कुछ या सभी। जैसे हमने एक अवयव ए लिख लिया, एक के साथ ए लिख लिया, फिर इसके साथ हम कोई और भी लिख ले रहे, जैसे 2 के साथ हमने ए ले लिया, और 3 के साथ भी हमने क्या ले लिया, ए। और भी ले सकते, इसमें छोड़ भी सकते, ठीक है। तो हमने ए क्रॉस बी के समुच्चय से कुछ अवयव ले लिए, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इस समुच्चय का, यानी ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा, ये उप समुच्चय यानी कि सबसेट। और इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो रिलेशन यानी कि संबंध कहलाएंगे, ठीक है। ये संबंध हमने क्या बना लिया, आर। यानी क्या समझ में आया, समझ में आप लोगों को आना चाहिए कि जो हमारा संबंध आर होता ना, वो क्या कहलाता, उप समुच्चय कहलाता, दो समुच्चयों के गुणनफल का, यानी कि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग समझो कि जो हमारा रिलेशन यानी कि संबंध आर होता है, वो क्या होता है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, संबंध आर कहलाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये हमने बता दिया कि संबंध क्या कहलाता है। और सुनो, अपनी पहली वाली एक्सरसाइज जो है 1.1 है ना, तो उसमें केवल संबंध के बारे में है, तो हम केवल अभी संबंध के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और संबंध के हम आप लोगों को प्रकार बताते हैं, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध और तुल्यता संबंध, ठीक है। तो ये हमारा रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध है, इनको हम तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। तो इनके बारे में भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बताने वाले हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, आप लोग ध्यान से देखना। जैसे ये हमारा पहला वाला समुच्चय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पहला वाला समुच्चय, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, ए। इसका अवयव कौन कौन सा है, जैसे 1 2 और 3 हमारे क्या हो गया कि ये समुच्चय। इसके बाद हमारा दूसरा समुच्चय भी है, इसको नाम देंगे हम समुच्चय बी। इसमें लिखेंगे हम ए बी सी और डी, ये हो गया हमारा समुच्चय नंबर बी। तो इसका हम डायग्राम बना के बता रहे हैं आप लोगों को, समुच्चय ए और बी। इसके जैसे 1 का संबंध हमने कैसे करा दिया, ए से, और 2 का संबंध कैसे करा दिया हमने बी से, और 3 का संबंध कैसे करा दिया, सी से करा दिया, ठीक है। तो देखो ये जो पहला वाला समुच्चय है ये कहलाता है हमारा क्या, प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांत। जो हमारा पहला वाला समुच्चय है ये क्या कहलाता है, प्रांत, ठीक है। तो आप लोग एक एक बात ध्यान से सुनना, प्रांत को हम इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो बताओ हमारा प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा हमारा ए, है ना, क्या हो जाएगा ए। इसमें कौन कौन से अवयव है हमारे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्रांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। इसके बाद जो हमारा दूसरा समुच्चय है इसको बोलते हैं हम सहप्रांत। क्या बोलते हैं, सहप्रांत। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं, क्या प्रांत कहलाता, क्या सहप्रांत कहलाता, क्या परिसर कहलाता, क्या पूर्व प्रतिबिंब कहलाते, क्या प्रतिबिंब कहलाते, सभी बताएंगे बहुत ही आराम से। तो पहला वाला समुच्चय क्या कहलाता हमारा, प्रांत, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन।
ठीक है, ये हमने लिख दिया ये वाला समुच्चय। इसके बाद क्या है हमारा सहप्रांत। तो बताओ सहप्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो इसको इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं। और समुच्चय कौन सा आ जाएगा हमारा? दूसरा वाला। इसमें क्या लिखा है? ए बी सी और डी। ये दूसरा वाला समुच्चय कहलाएगा हमारा सहप्रांत। इसके बाद बताएंगे हम आप लोगों को परिसर। क्या? परिसर। ठीक है, परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज में के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो सुनो, जो हमारे सहप्रांत के अवयव कनेक्टेड है, जैसे देखो ए बी सी, इन तीनों का तो संबंध हो गया, लेकिन डी रह गया। तो जिनका संबंध हो गया यानी जो कनेक्टेड हो गए वो कहलाते हमारे क्या? परिसर। एक बार और सुनो, सहप्रांत के वे अवयव जो कैसे हैं? संबंधित हैं। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? परिसर बोलेंगे। यानी परिसर के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी। ठीक है, डी कनेक्ट नहीं है इसलिए डी हमारा परिसर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो हमारे सहप्रांत के अवयव कैसे हैं? संबंधित। यानी कि सहप्रांत के वे अवयव जिनका प्रांत में क्या है? पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। देखो ये तीन अवयव है जिनका प्रांत में क्या है? पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। ये पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाता? देखो यहीं पर समझा दे रहे हैं। तो पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाता? पूर्व प्रतिबिंब। ये पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाता? तो पूर्व प्रतिबिंब को बोलते हैं हम प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। कहलाता क्या है? देखो जो हमारा पहला वाला समुच्चय है ना प्रांत, और प्रांत के जो हमारे अवयव है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। तो प्रांत के अवयव, प्रांत के अवयव, प्रांत के अवयव क्या कहलाते हैं? प्रांत के अवयव कहलाते हैं हमारे पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ये वाले 1 2 3 क्या हो जाएंगे हमारी? प्रांत के जो अवयव वो कहलाएंगे हमारे पूर्व प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? तो वो भी सीखो। प्रतिबिंब क्या कहलाता है? प्रतिबिंब को बोलते हैं हम इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। ये क्या कहलाता? तो जो हमारा दूसरा समुच्चय था ना सहप्रांत, इसके जो अवयव हैं इनको बोलते हैं हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। यानी कि सहप्रांत के अवयव। क्या के अवयव? सहप्रांत के अवयव। तो जो हमारे सहप्रांत यानी कि दूसरे वाले समुच्चय के जो अवयव है ना, ए बी सी डी, ये कहलाएंगे हमारे क्या? प्रतिबिंब कहलाएंगे, यानी कि इमेज। तो प्रांत क्या कहलाता? पहला वाला समुच्चय। सहप्रांत क्या कहलाता? दूसरा वाला समुच्चय। परिसर क्या कहलाता? सहप्रांत के जो अवयव कनेक्टेड है ना, एबीसी, ये कहलाएंगे हमारे परिसर यानी कि रेंज। पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाता? जो हमारा पहला समुच्चय है ना प्रांत, उसके जो अवयव हैं 1 2 3, ये कहलाएंगे हमारे पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज। प्रतिबिंब क्या कहलाता? तो दूसरा वाला समुच्चय यानी कि सहप्रांत के जो अवयव है ना एबीसीडी, ये कहलाएंगे हमारे प्रतिबिंब। तो ये आप भूलना नहीं कभी, बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि 1.2 में फिर इनको लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले संबंधों के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? संबंधों के प्रकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, संबंधों के प्रकार। यदि ये पता नहीं है तो फिर अध्याय स्टार्ट कैसे करोगे? देखो, तो संबंधों के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से? रिक्त संबंध को। कौन सा संबंध? रिक्त संबंध। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे कौन सा? सार्वत्रिक संबंध। कौन सा संबंध? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, ये रिक्त संबंध कहलाता हमारा एम्पिटी रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद 1.1 के जो सवाल है ना, जो लगना है हमारे, वो है यहाँ पर कौन से? तुल्यता संबंध वाले हैं। कौन से हैं? तुल्यता संबंध वाले। तो लास्ट में तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा एम्पिटी रिलेशन कहलाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले समझते हैं हम कौन से को? रिक्त संबंध को। ठीक है, तो आप लोग देखो आखिरी रिक्त संबंध कहलाता क्या है? रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध को क्या बोलते हैं? एम्पिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन। तो
रिक्त संबंध कहलाता क्या? जैसे समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है ना? तो इस प्रकार ए से ए में परिभाषित संबंध क्या कहलाएगा? हमारा रिक्त संबंध कहलाएगा। इसकी परिभाषा देखो, जैसे समुच्चय यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो समुच्चय ए में परिभाषित है। तो समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। तो देखो ध्यान से, ये तो हो गई परिभाषा कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो ए में परिभाषित संबंध आर कौन सा संबंध कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। इसको परिभाषा को हम और अच्छे से समझा रहे हैं। अभी अभी हमने बताया था कि जो संबंध आर बनता ना, तो दो समुच्चयों के गुणन कार्तीय गुणन से बनता है, लेकिन यहाँ पर तो समुच्चय ए बस की बात हो रही है। तो समझ जाओ कि प्रांत भी हमारा ए है और सह प्रांत भी हमारा ए है, यानी कि ए का ए में हमने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। ठीक है, जैसे समझो आप लोग यहाँ पर, जैसे हमने किया समुच्चय लिया जिसमें अवयव है कौन से? 1 2 3। ठीक है, और इनसे संबंधित हम एक संबंध बना रहे हैं। जैसे संबंध आर के अवयव आएंगे ए कॉमा बी के रूप में, लेकिन ए और बी की मान लेना किस तरीके से है? तो ऐसे लेना है कि ए और बी का अंतर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए अंतर? 10। तो सुनो, तो इस समुच्चय के लिए हमने एक संबंध बनाया है, यानी उस संबंध के जो अवयव होते हैं वो कृमित युग्म के रूप में होते हैं। ये हमारा ए कॉमा बी के रूप में इसके अवयव आना है, लेकिन ए और बी की जगह पर लोगे क्या? देखो, ए और बी की जगह पर जो अवयव लेंगे वो लेंगे हम 1 2 3 में से, लेकिन लेना कैसे है? जिनका अंतर कितना आना है? 10। ए और बी का मान ऐसा लेना है यहाँ से जिनका अंतर क्या आना? 10। लेकिन सुनो ध्यान से, किसी भी अंक में से किसी भी अंक को घटा लो, यानी अंतर कर लो, 10 तो आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध हो जाएगा, यानी कि संबंध के सामने क्या आ जाएगा? 5, यानी कि हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध, क्योंकि इसमें एक भी अवयव आएगा ही नहीं, है ना? ए कॉमा के पी के रूप में लेने थे, लेकिन उन्होंने कंडीशन इतनी खतरनाक दे दी कि एक भी अवयव आएंगे ही नहीं, है ना? तो ए और बी का अंतर 10 चाहिए, किसी को भी घटा लो 10 आएगा नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध। इसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को सार्वत्रिक संबंध के बारे में। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझना आप लोग। इस सार्वत्रिक संबंध आखिर कहलाता क्या है? सार्वत्रिक संबंध, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये सार्वत्रिक संबंध हमारा जो है, इसके बारे में समझो, है ना? तो इसमें लिखेंगे हम, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से क्या है? संबंधित है, तो वो वाला संबंध क्या कहलाता है? हमारा ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से, या फिर सभी लिख लो, समुच्चय ए के सभी अवयवों से संबंधित है तो समुच्चय ए पर परिभाषित है। समुच्चय ए पर
परिभाषित संबंध आर क्या कहलाता है? संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो सुनो ध्यान से, ये सार्वत्रिक संबंध कहलाता क्या है? तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यानी कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से, यानी कि सभी अवयवों से क्या है? संबंधित है। तो वो संबंध क्या कहलाता है हमारा? ए पर परिभाषित संबंध क्या कहलाता है? आर, यानी कि सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सुनो ध्यान से, कैसे? तो दो समुच्चयों की बात होती है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को हम संबंध आर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ए लिखा है तो समझ जाओ प्रांत और सहप्रांत दोनों क्या है? ए है, यानी ए का ए में ही गुणा करा दिया। कैसे? समझो, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझा देंगे आप लोगों को। जैसे एक समुच्चय लिया हमने जिसमें अवयव लिखे कौन कौन से? 3 और 7 लिखे अवयव। अब जैसे हम ए का ए में गुणा कराते हैं, क्या कराते हैं? ए का ए में गुणा। तो पहला वाला समुच्चय तो हमारा क्या है? 3 और 7 है। इसमें क्या है? पहले वाले समुच्चय में अवयव कौन से? 3 और 7। और दूसरा समुच्चय भी हम ए ही ले रहे हैं जिसमें क्या है? 3 और 7 ही है। तो इसका यदि हम कार्तीय गुणा करेंगे, क्या करेंगे? कार्तीय गुणा करेंगे, ए क्रॉस ए। तो बताओ क्या आएगा? हम 3 के साथ लगेंगे 3, 3 के साथ 7 लगेंगे, तो 7 के साथ 3 लिखोगे और 7 के साथ 7 भी लिखेंगे। कैसे? 3,3, इसके बाद 3 के साथ 7 आ जाएगा, तो 7 के बाद आएगा 3, ठीक है? 7 के साथ 3 और 7 के साथ 7 लिख देंगे, तो ये कार्तीय गुणा हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के साथ हमने 3 लिख लिया, 3 के साथ 7, 7 के साथ भी इन दोनों को लिख लिया, तो हमारा ये बन गया क्या? ए का ए में हमने कार्तीय गुणा कर दिया। अब देखो, जो सभी अवयव है ना, चारों अवयव, ये प्रत्येक अवयव है ना, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से क्या है? संबंधित। देखो, 3 3 से भी संबंधित है, और 3 7 से भी है, 7 3 से भी है, और 7 7 से भी है। यानी प्रत्येक अवयव से क्या है? संबंधित है। इसलिए पूरा का पूरा ये हमारा है ना, जो पूरा का पूरा समुच्चय है, ये क्या हो जाएगा? हमारा सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। यानी कि जो सार्वत्रिक संबंध आर होता ना, वो ए गुणे ए का उपसमुच्चय नहीं होता। उपसमुच्चय तो होता है, लेकिन वो पूरा पूरा आ जाता है। क्या आ जाता है? पूरा, यानी उसका कोई भी अवयव हम छोड़ते नहीं है, पूरा ज्यों का त्यों आ जाता है। यानी कि यहाँ उपसमुच्चय का चिन्ह लगा के क्या लिखेंगे? हम बराबर लगा देंगे, यानी कि ए क्रॉस ए का पूरा पूरा जो समुच्चय आएगा वो आर के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, किसी भी समुच्चय के जब हम उप समुच्चय लिखते ना, तो पूरा का पूरा समुच्चय भी उसमें एक बार लिखते हैं। समझ रहे हो? ये समुच्चय पूरा पूरा यहाँ आएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ उप समुच्चय का चिन्ह लगा देंगे तो एक अवयव भी यहाँ पर आ जाएगा ना इसका, तो वो भी उप समुच्चय कहलाएगा। यानी सीधी सीधी बात है कि समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है इस प्रकार, तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे? हम सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस ए का पूरा पूरा जब आ जाए तो उस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो इसके बाद देखो, तुल्यता संबंध पढ़ने से पहले एक बात आप लोग याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि तुच्छ संबंध क्या कहलाता है। तो जो हमारा रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध है ना, इन्हीं दोनों को हम क्या कह सकते हैं? तुच्छ संबंध कहते हैं। तो आप लोग एक नोट लिखना है यहाँ पर, है ना, कि रिक्त संबंध, कौन सा संबंध? रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारे रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध है, इनको क्या कहते हैं? हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। तो 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, यदि आ जाए कि तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख देना कि रिक्त संबंध या फिर सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध, यानी कि तुल्यता संबंध के बारे में। आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि 1.1 के सवाल इसी से लगना है हमारे। कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वावेलेंस। क्या बोलते हैं? इक्वावेलेंस। इक्वावेलेंस रिलेशन। इक्वावेलेंस रिलेशन।
तो वैसे आप लोग तो हिंदी पे फोकस करो, वैसे हम लिखवाते जा रहे हैं। इक्वावेलेंस रिलेशन कहलाता है, ये कहलाता क्या है? वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, वह संबंध, नोट्स बनाते जाना, ठीक है, नहीं तो फिर किसी काम का। तो वह संबंध जो कैसा कैसा हो, जो स्वतुल्य, कैसा होना चाहिए? स्वतुल्य। स्व माने होता है स्वयं, और तुल्य यानी क्या होता है? बराबर, जो स्वयं के बराबर, यानी कि जिसमें कैसे अवयव आना चाहिए? सेम टू सेम, जैसे 1-1, 2-2, 3-3, ठीक है, समझा रहे आगे चल के। तो वह संबंध जो स्वतुल्य और सममित तथा कैसा हो? संक्रामक। तो वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा संबंध कहलाता है? तो याद रखना, तुल्यता संबंध कौन सा कहलाता है? वो संबंध कैसा कैसा होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाए तभी वो संबंध क्या कहलाएगा? हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। लेकिन ये स्वतुल्य क्या कहलाता है? इसकी कंडीशन क्या होती? सम्मित संबंध क्या कहलाता है? इसकी क्या कंडीशन है? संक्रामक संबंध क्या कहलाता है? इसकी क्या कंडीशन है? तो यही तो हमारे 1.1 में है, यही तो सीखना है, यही तो मेन चीज थी, ठीक है। ये भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में। कौन सा संबंध? स्वतुल्य। कि आखिर ये स्वतुल्य कहलाता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आगे लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना, है ना। तो जैसे फॉर ऑल ए अवयव है समुच्चय ए का, देखो ये उल्टा ए है ना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसको? हम फॉर ऑल बोलते हैं। फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक समुच्चय है हमारे पास ए, और समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो हम सभी ले रहे हैं, ठीक है। इस समुच्चय ए के अवयव को हम स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? समुच्चय ए का कोई भी अवयव आ सकता है, क्योंकि हमने कौन सा निशान चिन्ह लिख दिया? हमने फॉर ऑल, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ए अवयव है समुच्चय ए का। तो यदि हमारे पास क्या आ जाए? A, अवयव है काय का? आर का। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए संबंध के अंदर कि अवयव कैसे हो? एक जैसे, जो कृमित योग में है पहला और दूसरा अवयव एक जैसे हो, जैसे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, मतलब एक जैसे हैं, तो वो कौन सा संबंध कहलाएगा? हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए आर क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है, ठीक है, यदि एक जैसे अवयव आ जाए तो। इसके बाद दूसरा संबंध हमारा क्या था? इसके बाद आगे तो वो था हमारा सम्मित। कौन सा? सम्मित को बोलते हैं हम सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सम्मित। इसमें कौन सी कंडीशन आ जाती? ये कौन सा कहलाता? तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसमें ज्यादा नहीं। जैसे यदि A, B अवयव है काय का? समुच्चय ए का, यानी समुच्चय ए का हमने अवयव लिया कौन सा? ए और बी, तो हमारे पास क्या आ जाए? जैसे A, B तय में है, संबंध आर में है। इसके बाद हमारे पास जो अवयव है आर में A, B के रूप में दो अवयव अलग अलग। यही अवयव यदि पलट के आ जाए, कैसे आ जाए? पलट के, जैसे बी आ जाए पहले नंबर पर, कोई आ जाए बाद में, है ना। यदि हमारे संबंध आर के अंदर आ जाए तो फिर आर क्या हो जाएगा? तो आर हमारा हो जाएगा सम्मित, इसलिए आर सम्मित है, ठीक है। इसलिए आर क्या होगा? सम्मित होगा। तो समझते चलो, एक जैसे अवयव आ जाए तो क्या है? वो स्वतुल्य है। यदि दो अवयव कैसे हैं? दो अलग अलग अवयव भी हैं आर में, और वही अवयव कैसे हैं? पलट के भी आर में है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा सम्मित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1, 2 आर में है और 2, 1 आर में आ जाए तो आर कैसा हो जाएगा? हमारा सम्मित संबंध हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में देखो आप लोग, कौन सा था? हमारा संक्रामक था। कौन सा था? संक्रामक। संक्रामक को बोलते हैं इंग्लिश में, संक्रामक को ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या कहलाता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें देखो आप लोग, इसके अंदर इसमें क्या आता है, तो इसमें हम जैसे 3 अवयव लेंगे कि यदि A, B, C, A, B, C अवयव है काय का, समुच्चय A का, ठीक है। और क्या आना चाहिए, तो इसमें 3 कंडीशन होती है हमारे पास। क्या आना चाहिए, पहले तो A, B R में होना चाहिए, A, B R में होना चाहिए, तथा और क्या होना चाहिए, तो जो हमारा दूसरा अवयव है ना, तो इससे स्टार्ट वाला यानी कि B अंत में है तो B से शुरू वाला अवयव आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगला नया वाला अवयव, ठीक है। तो A, B R में हो तो जिससे खत्म हुआ है उससे प्रारंभ वाला यानी स्टार्ट वाला भी अवयव चाहिए। इसके बाद तो जो हमारा एक जैसा अवयव मैच कर रहा है ना B, इसको हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, इसको हटाने के बाद बचेगा A, C बचेगा, यानी कि क्या मिलना चाहिए, A, C यदि R में है, इसलिए R क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कितनी कंडीशन होना जरूरी है संक्रामक के लिए, पहले तो कोई भी 2 अवयव आ जाए अलग अलग, ठीक है। तो इसके बाद हमको कौन सा अवयव चाहिए, तो जो पहला अवयव है ना उसके जो अंत में लिखा है उससे शुरू वाला अवयव चाहिए, जैसे लास्ट में B था तो B से शुरू वाला चाहिए, यहाँ पर कोई भी हो सकता है नया। इसके बाद तीसरा अवयव भी R में चाहिए, कौन सा, जो एक जैसा मैच कर रहा है, इसको हटाने के बाद क्या बचा हमारा AC, है ना। ये पहले नंबर पर चाहिए, ये दूसरे नंबर पर, मतलब पहले वाला, यानी ये पहले उसके बाद में। ये भी यदि R में आ जाए तो समझ जाना कि R कैसा है, हमारा संबंध कैसा है, संक्रामक, ठीक है। तो 1.1 में ये तीनों कंडीशन हमारे फॉलो होना है, इसी से 1.1 के पूरे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना, यदि एक जैसे अवयव R में आ जाए तो वो समतुल्य है, 2 अवयव यदि वो पलट के आ जाए तो हो जाएगा सममित, ठीक है। और यहाँ पर 3 कंडीशन चाहिए, A, B R में होना चाहिए और B से शुरू होना चाहिए, और B को हटाने के बाद A, C यदि R में आ जाए तो समझ जाना कि कौन सा संक्रामक संबंध है। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पढ़ने के लिए तैयार है ना, किसी भी चीज की इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसी में समझ में पूरा आ जाएगा। तो पहले लगाएंगे हम एग्जाम्पल एक एक करके सभी, जिसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज के सवाल, ठीक है।